आज के बजट पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ संजीव सान्याल साहब जुड़ रहे हैं, जो कि सदस्य हैं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के। संजीव जी, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। अब तो सबके रिएक्शंस आ गए हैं लगभग इस बजट को लेकर। मैं राजनीतिक बयानबाजी पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, आने वाले वक्त में इस बजट के ज़रिए जिस तरीके से स्पेसिफिकली फोकस कर युवाओं के लिए ध्यान दिया गया, क्योंकि रोज़गार एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। अप्रेंटिसशिप की बात की गई, इंटर्नशिप की बात की गई, स्किल डेवलपमेंट की बात की गई। क्या ये जो CMIE का आंकड़ा था कि देश में बेरोजगारी की दर 9.2% पर आ गई है, क्या उसको एड्रेस करती हुई ये तमाम घोषणाएं, तमाम स्कीम्स दिखाई देती हैं? तो मैं पहले कहूँगा कि ये कोई CMI और या किसी और कंपनी के आंकड़ों की वजह से नहीं है। हम पहले से ही हमारी ये लक्ष्य रही है कि हम लोग कोशिश करें कि जो न्यू हायरिंग हो, मतलब नए युवाओं को, नए जॉब सीकर्स को मौका मिले और उनको ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप का भी मौका मिले, उस पे हम लोगों ने जोर दिया है। वो पहले भी था, लेकिन इस बार हम लोगों ने और भी जोर दिया है इस पे, इस मुद्दे पर। क्योंकि याद रखिए कि सरकारी नौकरियां जो हैं वो हमेशा ही सीमित ही रहेंगी, हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में। तो अंत में बहुत ज़रूरी है कि निजी क्षेत्र में जो नौकरियां हैं वो बढ़ें और उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो उस पे हम लोगों ने थोड़ा सा जोर दिया है इस बार। जी संजीव जी, एक सवाल इसी से है कि युवाओं के लिए अगर कहा जाए तो और क्या खास इस पूरे बजट में है, क्योंकि हम इंटर्नशिप की बात तो कर रहे हैं, नौकरियों को लेकर इस क्या इससे और आगे बात बढ़ पाएगी जो लक्ष्य सरकार का है? जी, हम लोग दोनों साइड से कर रहे हैं। तो एक तो है नौकरियों पे जोर है, लेकिन याद रखिए कि साथ साथ हमें चाहिए कि निजी क्षेत्र आगे बढ़ के निवेश करे। क्योंकि जब ये क्षेत्र, जब वो विकास करेगी तभी उसमें नौकरी आएंगी। तो आपने देखा होगा कि एंजल टैक्स को भी हटा दिया गया है, जिससे स्टार्टअप वगैरह जो हैं उन पे जो भी वो काफ़ी दिन से इससे परेशान जी। थे, तो पूरी तरह से एंजल टैक्स को भी हटा दिया गया है। और बहुत सारे MSMEs इत्यादि को निवेश करने के लिए उनको उनके लिए स्कीम्स कर दी गई हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि एक ओवरऑल एक कोशिश रहे जिससे निजी क्षेत्र आगे बढ़े, फिर से निवेश करे और नौकरियां फिर से एक, मतलब उसमें एक मोमेंटम आ जाए। संजीव जी, नौकरियों पर हम बात कर रहे हैं तो एक और अच्छी चीज़ जो दिखाई दी इस बजट में, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव की बात, ELIs की बात की गई है। और क्या आपको लगता है कि इससे जो तमाम एम्प्लॉयमेंट देने वाले लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े कारखाने हैं, वहाँ पर उत्साह मिलेगा सरकार की इस स्कीम से? तो कोशिश तो वही है कि एक तरीके से एक मोमेंटम आ जाए निजी क्षेत्र में। एक साइड में काफी सालों से आपने देखा होगा कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि पे सरकार निवेश कर रही है, तो उससे एक, मतलब कोविड के बाद एक मोमेंटम आया। पिछले साल 8.2% से हमारी हमारी हमारा जो विकास दर रहा वो दुनिया का सबसे ऊंचा रहा। इस साल भी 7% के करीब हम लोग सोच रहे हैं कि वही हमारी गति रहेगी। तो उस ऐसा नहीं है कि सिस्टम में नौकरियां नहीं उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन एक जो एक निजी क्षेत्र को जो एक थोड़ा सा मोमेंटम देने की जरूरत है, वो हमें लगा कि इस तरीके से किया जाए। और सबसे जरूरी चीज इसमें है कि पहली बार जिनको नौकरियां मिल रही हैं उनको एक अवसर दिया जाए। क्योंकि एक तरीके से जब नौकरी में आएंगे, जो अप्रेंटिसशिप होगा उनको, जैसे मतलब एक एक्सपीरियंस होगा, तभी उनका CV बढ़ेगा, उन सिस्टम में आने का एक अवसर मिलेगा। तो इसलिए एक युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है कि उनको एक चांस दिया जाए और उसमें सरकार की तरफ से हम लोग उनका इसका सपोर्ट जी, करेंगे।
सान्याल जी, इसमें देखा जाए इस बजट में सोशल जस्टिस का भी बहुत ख्याल रखा गया है। कई ऐसी योजनाएं जो पहले से चल रही थी उनको और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास किया गया, जैसे पीएम विश्वकर्मा हो, स्वनिधि योजना हो, एनआरएलएम हो या पूर्वोदय की जो बात की जा रही है। क्या आपको लगता है कि ये योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम जो चीजें हैं उसमें मददगार साबित होंगी और इकोनॉमी इससे और अच्छी होगी? देखिए, पूर्वोदय का तो ये आइडिया है कि हमारे जो भारत का जो पूर्वी भाग है उसमें डेवलपमेंट हमेशा एक थोड़ा सा उसमें असंतुलन रहा है। ये उत्तर दक्षिण की बात ज़्यादा करते हैं असंतुलन के बारे में, लेकिन असल में हमारे देश में पूर्व और पश्चिम की में जो असंतुलन है उसको ठीक करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और इसीलिए हम लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे ये पूर्वोदय के माध्यम से या के माध्यम से काफ़ी सारे नए स्कीम आए हैं। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश भी है, बिहार में टूरिज्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट है। तो एक तरीके से हमारे देश के पूर्व भाग में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और हम इस कोशिश से इस इलाके में एक मतलब विकास दर बढ़े, यही कोशिश है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे संजीव जी, कुछ देर पहले कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा कि हमारे आइडियाज़ को कॉपी किया वित्त मंत्री ने, चाहे वह अप्रेंटिसशिप की बात हो, चाहे वह एंजल टैक्स को अबॉलिश करने की बात हो, ईएलआई स्कीम की बात हो। चिदम्बरम साहब जो कि वित्त मंत्री रह चुके, उन्होंने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो को लगता है बहुत ध्यान से पढ़ा है निर्मला सीतारमण जी ने। देखिए, मैं राजनीतिक बहस में नहीं घुसना चाहता। अगर उसमें उनकी आपत्ति थी तो फिर जब 12 साल पहले प्रणब मुखर्जी ने एंजल टैक्स का ऐलान किया था, उसी समय उन्होंने उसको रोका क्यों नहीं? तो मैं इसे बहसों में घुसना नहीं चाहता। ये एक मांग थी स्टार्टअप सेक्टर से कि ये एंजल टैक्स को हटाया जाए, और हमने इसको इस बात को जांच करने के बाद इसको हटाया। उसी तरीके से दूसरे भी स्कीम्स हम लोगों ने इनका ऐलान किया, उनको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन सान्याल जी, बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए सरकार ने पूरी तरह से खजाना खोल दिया है। इस पे तमाम राजनीतिक दल ये भी कह रहे हैं कि जो सहयोगी दल हैं उनका मान सम्मान रखने के लिए पहली बार इतना खजाना सरकार की तरफ से खोला गया बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए। देखिए, बिहार तो आपको मैंने पहले ही बताया कि बिहार हमारे देश के पर कैपिटा इनकम की तरफ से देखें और किसी भी विकास के आंकड़े देखे तो ये सबसे पिछड़ा राज्य है। तो उसके लिए थोड़ा सा अगर हम लोग खर्च कर रहे हैं, उसमें बुराई क्या है? अच्छी बात है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो, वहाँ पर्यटक जाएं तो अच्छी बात है। तो इसमें विरोध करने की क्या बात है? नहीं, विरोध करने की बात नहीं, पर सवाल ये कहा जा रहा है कि अलाइंस का प्रेशर था। 16 और 17 का जो नंबर है आंध्र प्रदेश और बिहार से सांसदों हो का। सकता है। अब देखिए, मैंने पहले ही बताया कि मैं राजनीतिक बहस में घुसना नहीं चाहता। अच्छा, चलिए, मैं अब रूरल इकोनॉमी की बात आपसे करना चाहूँगा, और वो ये कि इस पूरे बजट के बाद आपको लगता है कि जिस तरीके से कृषि क्षेत्र को लेकर अनाउंसमेंट्स किए गए हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को? देखिए, हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी असंतुलन है। ये है कि हम लोग चावल और गेहूं ज़्यादा उगाते हैं और बाकी सब जो मतलब जैसे दाल हो या दूसरे चीज़ भी हो, सब्जी इत्यादि, उनमें हम लोग हमारे सिस्टम में मतलब उनके लिए ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए, और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आप जानते हैं कि एक हमारे ऊपर समस्या आके खड़ी हुई है कि इसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड वैरायटीज की ज़रूरत है। तो दोनों पे आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इनको समर्थन में हम लोगों ने कुछ कदम लिए हैं, जिससे नए मतलब दाल हो या सब्जियां हो, या मेरे ख्याल से 108 नए वैरायटीज जिनमें मिलेट्स भी होंगे। तो इन 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 इनको बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने कुछ कदम लिए हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो क्या हो रहा है, हमारे जो असंतुलित कृषि क्षेत्र है उसमें हम लोग क्लाइमेट रेजिलियंस हमारा है उस पर असर पड़ रहा है। जी,
चलिए संजीव जी, आपने वक्त निकाला, जुड़ा हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एनडीटीवी इंडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।